याद करते चलेंगे। कह रहा है कि एसी के किस मान का एम्पियर वोल्ट मीटर और वाट मीटर मापते हैं। तो ये है आपका आरएमएस मान। आरएमएस मान। पावर फैक्टर को किसके माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो पावर फैक्टर होता है इसको हम लोग किसके माध्यम से बढ़ाते हैं। तो इसको हम लोग सिंक्रोनस मोटर के माध्यम से बढ़ाते हैं। अतिरिक्त उच्च तनाव केबल का ऑपरेटिंग वोल्टेज तक क्या होता है। अतिरिक्त उच्च तनाव का तो ये लगभग हो जाता है आपका 66 केवी तक। कह रहा है कि एक केबल है जिसके रोधन का अपेक्षित पैरावैद्युत 4 है। यदि अपेक्षित पैरावैद्युत 2 रखने वाले से रोधन का प्रतिस्थापन किया जाता है तो उस केबल की धारिता क्या हो जाएगी। तो उस केबल की धारिता जो हो जाएगी आधी हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, आधी हो जाती है। चालक का वह गुण कह रहा है कि चालक का वह गुण जिससे धारा प्रवाह होता है क्या कहलाता है। तो कंडक्टेंस कहलाता है। विद्युत जनित्र मामले में कह रहा है कि विद्युत जनित्र मामले में किसकी परिधि पर खांचे होते हैं और वायु नालिकाएं आर्मेचर से होकर वायु का प्रवाह होने देती है जो शीतलन उद्देश्य को पूरा करती है। तो ये क्या होता है। तो ये जो होता है आपका आर्मेचर कोर होता है मेरे प्यारे साथियों। आपका डीसी जनित्र के किस भाग में एक चुंबकीय क्षेत्र प्रणाली नहीं होनी है। डीसी जनित्र के किस भाग में एक चुंबकीय क्षेत्र प्रणाली नहीं होनी है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर कोर। उदासीन भू संक्रमण का दूसरा नाम क्या है। उदासीन जो भू संक्रमण होता है उसका दूसरा नाम है ठोस भू संक्रमण। आजकल कह रहा है कि आजकल नाउअडे भारतीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अधिनियम प्रयोग किया जाता है। तो ये है अधिनियम भारतीय विद्युत अधिनियम 2003। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत प्रघात से संरक्षण प्रदान करता है। तो संरक्षण प्रदान करने का काम कहाँ से होता है। तो ये होता है आपका ELCB से। किट फ्यूज का बेस और आधार किसका बना होता है। तो ये बना होता है पोर्सिलीन का। विद्युत प्रेस में हीटिंग एलिमेंट के चारों ओर कौन सा अचालक प्रयोग किया जाता है। तो ये हीटिंग एलिमेंट के जो चारों ओर अचालक जो होता है वह होता है अभ्रक। क्या होता है, अभ्रक। वॉशिंग मशीन में ड्रेन पंप क्या कार्य करता है। तो ड्रेन पंप क्या काम करेगा। तो ड्रेन पंप का काम है मशीन में पानी को खाली करना। दिया गया प्रतीक क्या दर्शाता है। तो दिया गया प्रतीक जो है आमतौर पे ये विभवांतर को दर्शाता है, विभव मापी को। चुंबकीय क्षेत्र के में से किस कारण उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होता है। तो ये होता है चलयान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश के कारण। इलेक्ट्रॉनों की चक्र प्रचक्रणीय गति निम्न में से किसे उत्पन्न करती है। तो ये करती है चुंबक में चुंबकत्व के रूप में। तीन चरण वाले संतुलित स्टार कनेक्शन के लिए निम्न में से क्या सही है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी लाइन धारा और फेज धारा। वायर बाउंड प्रकार के पोटेंशियोमीटर किसके बनाए जाते हैं। तो ये बनाए जाते हैं घूर्णीय तथा चल संयोजक दोनों प्रकार के। किस प्रकार का प्रतिरोधक वोल्टता पर निर्भर करता है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी प्रतिवर्ती प्रतिरोधक। संयोजन के आधार पर वितरण प्रणाली का भाग नहीं है, यह है भूमिगत प्रणाली। प्रत्यावर्ती धारा वितरण प्रणाली में निम्न में से किस प्रकार विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, ये कह रहा है कार्य प्रणाली के आधार पर। बायोगैस उत्पादन के लिए
वनस्पतियों को किसकी अनुपस्थिति में सड़ाया जाता है? तो कब सड़ाया जाएगा, उसमें किसकी अनुपस्थिति रहेगी? तो ऑक्सीजन की। पेन स्ट्रोक्स को क्षति होने से बचाने के लिए, पेन स्ट्रोक्स को क्षति होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है आपका सर्ज टैंक का। घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट लोड किसके अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये जो है आपका 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियल वायरिंग में कौन सा वायर अनावृत रखा जाता है और उपकरण के फ्रेम से जोड़ा जाता है? तो ये होता है आपका ग्राउंड वायर। क्या होता है? ग्राउंड वायर। किसी दीप्त वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड छोड़ी गई ऊर्जा प्रकाश क्या कहलाती है? तो ये ल्यूमिनस फ्लक्स कहलाती है। इनवर्स स्क्वायर कह रहा है कि इनवर्स स्क्वायर नियम लैम्बर्ट कोसाइन नियम क्या है? तो ये है एल्यूमिनेशन के। रिले का मुख्य कार्य क्या है? रिले का मुख्य कार्य जो है फॉल्ट ढूंढना है। फ्यूज को सदैव संयोजित करना चाहिए। किसमें करना चाहिए? तो जीवित तार के श्रेणी में। डीसी ड्राइव में मुख्यतः किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो डीसी ड्राइव में जो है आपका थायरिस्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए निम्न में से कौन सा ट्रांसफर प्रयोग किया जाता है? कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटो ट्रांसफार्मर। देखिएगा अब 82 का रहा है कि एक मान संधारित परिवर्तित संचालित सिंगल फेज प्रेरण मोटर के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें से इसे भारी लोड के साथ परिवर्तित किया जा सकता है, यही जो है इसमें सही नहीं है। एक स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर के लिए परिवर्तन कुंडली क्या होती है जबकि मुख्य कुंडली होती है? तो ये हो जाता है आपका अत्यधिक प्रतिरोधी होती है और अत्यधिक प्रतिघाती होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के संतुलित 3 फेज वाइंडिंग के माध्यम से बहने वाली 3 फेज सममित धाराओं द्वारा उत्पादित क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार के होती है। किस प्रकार के होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी, नियत परिमाण के साथ स्पेस में रोटेटिंग के माध्यम से। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किसे बचाने के लिए 3 फेज प्रेरण मोटर को रोटर स्लॉट को टेढ़ा किया जाता है? तो ये होता है क्रॉलिंग। एसी वाइंडिंग में अंतराल कारक के किसके अनुपात में होते हैं? तो ये होते हैं आपका वाइंडिंग अंतराल बटा पोल अंतराल। शंट क्षेत्र कुंडली में निम्न धारा वहन होती है लेकिन बहुत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है मेरे प्यारे साथियों कुंडली का उच्च प्रतिरोध। एक आवर्तित को कह रहा है कि एक आवर्तित को तुल्यकालित करने की 2 विधियां क्या है? तो ये 2 विधियां है ऑप्शन नंबर बी, लैंप विधि और सिंक्रोस्कोप विधि। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावर्तक सॉफ्ट के एक छोर पर तय एक छोटा डीसी शंट या यौगिक डायनेमो है? तो कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, उत्तेजक। कौन है? उत्तेजक। डीसी मशीन में लैंप कुंडलन पर उपयुक्त है। डीसी मशीन में लैंप कुंडलन उपयुक्त है जो डैश धारा डैश वोल्टेज के लिए उच्च धारा और कम वोल्टेज के लिए है। करें कि यदि स्पॉन या क्वाइल्स पिच के बराबर है
ध्रुव स्पॉन या क्वाइल पिच के बराबर है तो कुंडलन क्या कहलाता है? तो ये फुल पिच्ड कहलाता है। यहाँ पे हम देखेंगे 92 का हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि 80% दक्षता 2 kV मोटर अधिकतम भार पर 5 घंटे चल रही हो तो इसके द्वारा जो है उपयोग की गई ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे इसकी इनपुट शक्ति क्या कह रही है? तो यहाँ पे इनपुट शक्ति जो कह रही है, इनपुट शक्ति देखिएगा 2 kV कह रही है और इसका दक्षता जो है क्या है? 80% है। 80% यानी कहने का मतलब है कि 0.8 है। ठीक है, तो इस आज का समय जो होता है 5 घंटा दिया हुआ है। समय क्या दिया हुआ है? 5 घंटा। तो इसका गणना क्या होगा? ये कितना बिजली गणना क्या हो जाएगा? तो देखिएगा आउटपुट शक्ति बराबर होता है इनपुट शक्ति गुने दक्षता। तो देखिए इनपुट कितना है? 2 गुने 0.8 यानी कि 1.6 और ये 5 घंटा चलता है तो ये हो जाएगा आपका कितना? 8। ये 5 घंटा चलता है तो ये हो जाएगा आपका 8 kVh हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 8 kVh यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 16×5=80। हाँ 8 kVh हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि एक शंट डीसी मोटर टर्मिनल वोल्टेज भी आर्मेचर धारा I प्रतिरोध R के साथ कार्यशील है तो उसका पश्च EMF क्या होगा? तो उसका पश्च EMF यानी कि पश्च EMF जो होता है E बराबर जो होता है V माइनस जो होता है IR होता है। इसको याद रखिएगा, E बराबर होता है V माइनस IR यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होता है इसका आंसर होगा। डीसी जनित्र पर लौ हानि के प्रभाव होता है। डीसी जनित्र पर लौ हानि के प्रभाव में दक्षता में हानि होता है। दक्षता में हानि, और दक्षता में हानि का इसका भी फॉर्मूला होता है कि दक्षता बराबर इनपुट माइनस हानि बटा इनपुट होता है। हानि बटा इनपुट होता है। देखिएगा 95 का क्या कह रहा है कि यहाँ पे कि 1500 RPM की गति पर संचालित 200 वोल्ट डीसी श्रेणी 40 एम्पीयर धारा देती है। 40 एम्पीयर धारा देती है यानी कि देखिए 40 एम्पीयर हमारा हो गया, क्या हो गया? धारा हो गया। ठीक है, वोल्टेज क्या हो गया हमारा? 200 हो गया है। और क्या है? तो ये होता है इसका आर हमारा दे दिया हुआ है। आर जो है हमारा ज्ञात करना है, इसका प्रतिरोध आर बराबर 0.1 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर प्लस 0.1 इधर आ जाएगा और ये कट जाएगा, हो जाएगा आपका 5। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 0.1 यानी कि ये हो जाएगा आपका 4.9 ओम इसका प्रतिरोध हो जाएगा। 4.9 ओम। तो देखते हैं 4.9 ओम आंसर है या नहीं है। तो देखिए 4.9 ओम आंसर तो 1 नंबर में ही है, 1 नंबर में ही है। ठीक है, आगे देखते हैं 96 में जो कह रहा है कि 5 एम्पियर की लाइन धारा करते समय डीसी श्रेणी मोटर 10 Nm का बल आघूर्ण उत्पन्न करती है। यदि लाइन धारा को बढ़ाकर 10 एम्पियर कर दिया जाए, कह रहा है कि लाइन धारा को बढ़ाकर 10 एम्पियर कर दिया जाता है और मान लीजिए कि मोटर जो है रैखिक चुंबक क्षेत्र में संचालित होती है तो इस स्थिति में उत्पन्न होने वाले बल आघूर्ण का मान क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि श्रेणी मोटर का बल आघूर्ण, श्रेणी मोटर का जो बल आघूर्ण होता है ये होता है TI के स्क्वायर में होता है। तो हम यहाँ पे प्रश्न अनुसार जो कह रहा है यहाँ पे देखेंगे कि हमारा T² बाई T2/T1। तो एक जो होता है हमारा 10 दिया हुआ है, 10 एक जो दिया हुआ है हमारा स्क्वायर दिया हुआ है। तो ठीक है, दिया हुआ है तो T2 बराबर जो हो जाएगा, T2 बराबर ये कट जाएगा 2, तो ये T2 बराबर जो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, T2/10। ये 10 एक आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे 10 Nm आ जाएगा। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे तो ये 4 हो गया, तो अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा T2 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने 10 यानी कि हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो अब 40 जब हमारा हो गया तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 40N माइनस एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40N माइनस एम यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं 97 में क्या कह रहा है। तो 97 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर को फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर नियामक कहा जाता है। तो ये जो होता है आपका कहा जाता है 97 को ऑप्शन नंबर ए कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। 98 में कह रहा है कि विभिन्न शीतलन धाराओं को लागू करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रकार जिसका आकार 25 kVA है चुना जाता है। यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। तो ये जो है ट्रांसफार्मर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है। कहाँ पर करतूस प्रणाली प्रारूपी फ्यूज इकाई का प्रयोग करते हैं। तो ये करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। एम्पायर एप आमतौर पर बना होता है। एम्पायर टेप है, एप नहीं है, टेप है जो आमतौर पर बना होता है। किसका बना होता है। तो ये बना होता है वार्निश क्रैनब्रिक का। तो ये सेट जो है ख़त्म हुआ। अब ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें और अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में इस वीडियो को शेयर करें। अगर जो भी इस परीक्षा से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। किसके प्रभाव को कम करने में होता है। तो ये किसके प्रभाव को कम करने में होता है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि ये किसके प्रभाव को कम करने में होता है। तो ये हार्मोनिक्स को कम करने में होता है। छोटी वाइडिंग की जांच के लिए प्रयोग की जाने वाली सबसे आम विधि कौन सा परीक्षण करना है। तो ये परीक्षण जो होता है ऑप्शन नंबर बी होता है ड्रॉप टेस्ट। क्या होता है ड्रॉप टेस्ट। करें कि मुख्य पोल पर रोटर्स का उपयोग उच्च गति टर्बो काल्पनिक के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि वहाँ पे आपका उच्च केंद्र स्पार्क बल और विंडेज नुकसान दोनों होता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्तित वोल्टता के नियमन के निर्धारण की डैश को ईएमएफ विधि भी कहा जाता है। तो किसको। तो ये तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि को। कह रहा है कि स्विच गियर सिस्टम के लिए कौन सा विभिन्न प्रकार की बस बार व्यवस्था नहीं है। तो कौन सी बस बार व्यवस्था नहीं है। तो ये है आपका मूल बस बार सिस्टम। दोष मात्र के पूर्व निर्धारित मान पर पहुंचने पर निम्न रिले तुरंत काम करता है। कौन रिले। तो निश्चित धारा वोल्टता रिले। खराब शॉर्ट सर्किट ब्रेकर के लक्षण क्या है। खराब शॉर्ट सर्किट ब्रेकर के लक्षण क्या है मेरे प्यारे साथियों। तो ये लक्षण है गड़गड़ाहट या रिरियाहट की आवाज़ें। किस परिपथ के कार्य में संपीड़न वायु की आवश्यकता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी ABC। कह रहा है यहाँ पे कि क्लोज्ड वाइडिंग क्या है। क्लोज्ड वाइडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से असत्य होने की पहचान कीजिए। तो आगे की पिच हमेशा सम होती है, पिछली पिच हमेशा विषम होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा। तो ये एक असत्य है और दूसरा सत्य है। 60 में देखेंगे
कि एक ध्रुव 12 पोल तरंग डीसी मशीन में क्या समानांतर पथ होते हैं? तो ये होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। विद्युत कक्ष टापक की 4 कुंडली ताप प्रदान करने के लिए निर्मित है। तो अधिकतम ताप क्रम प्राप्त करने के लिए वे किस प्रकार जुड़ी होती है? तो वे चारों समानांतर में जुड़ी होती है। किस में जुड़ी होती है? समानांतर में जुड़ी होती है। इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये बाई मेटालिक ट्रिप्स का। नेक्स्ट कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि मध्य गोलीय कैंडल शक्ति मध्य क्षैतिज कैंडल शक्ति के अनुपात को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये परिवर्तन गुणांक को कहा जाता है। 64 में कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि टंगस्टन फिलामेंट गैस फील्ड लैंप की दक्षता कितनी होती है? तो ये जो होती है मेरे प्यारे साथियों ये 12 ल्यूमेन पर वाट होती है। ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बहुत मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक के पास स्थित होता है। क्या स्थित होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, बांध होता है। स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बॉयलर का मुख्य उद्देश्य है पानी को भाप में परिवर्तित करना। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए। निम्नलिखित में से पनबिजली संयंत्रों में एक नदी स्थल के लिए समय के साथ धारा प्रवाह की भिन्नता क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये दर्शाता है जला लेख। किसी अनंत बस में कौन से 2 परिणाम स्थिर होते हैं? अनंत बस में कौन से 2 परिणाम स्थिर होते हैं? तो ये होते हैं वोल्टता और आवृत्ति। स्लिप्ड फेज मोटर की आवश्यकता होती है। किस में होती है? तो ये एकल फेज एसी परिपथ में। पूर्ण भार पर डैश प्रेरणी मोटर में प्रचालन पर उच्चतम शक्ति गुणांक होता है। तो ये होता है सी, संधारित्र चाल प्रकार। एक इंडक्शन मोटर जहां प्राथमिक वाइंडिंग स्थिर होती है लेकिन द्वितीयक वाइंडिंग घूर्णन के लिए स्वतंत्र होती है, किस रूप में काम लिया जा सकता है? तो ये जो है आपका 71 का ऑप्शन नंबर डी, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर के रूप। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से क्या इंडक्शन मोटर का एक अनिवार्य भाग है? इंडक्शन मोटर का अनिवार्य भाग नहीं है कह रहा है। तो नहीं है, कौन नहीं है? तो ये एयर बैग। सर्पी बलाय मोटर की तुलना में बिजली प्रेरण मोटरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा विकल्प गलत है? तो ये ताम्र जो होता है ह्रास उच्च होता है। कह रहा है कि 200 वोल्ट इनपुट और 400 वोल्ट आउटपुट ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक टर्न की अनुपात क्या होती है? तो प्राथमिक टर्न की इसकी अनुपात जो होती है मेरे प्यारे साथियों ये आपका N1 इंटू बाई N2 होता है, यानी कि V/V2। इसका कहने का मतलब है कि N1/N2 इक्वल टू 200/400 यानी कि 1:2। ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसफार्मर की प्रतिबाधा अनुपात के किस समान होती है? कितने के समान होती है? तो ये होती है ट्रांसफार्मर के अनुपात के वर्ग के। ट्रांसफार्मर के
कोर के चुंबकीकरण परिवर्तन के कारण निम्न में से कौन सी हानियाँ होती हैं। तो निम्न में से कौन सी हानियाँ होती है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों कौन सी हानियाँ होती है। तो ये हिस्टेरिसिस हानि होती है। ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस क्षमता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो ये जो है आपका भार की मात्रा और भार की अवधि पर निर्भर करती है। ट्रांसफार्मर का वोल्टता नियमन क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का वोल्टता नियमन जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी V-E2/E2 होता है। कह रहा है कि डैश वह है जिसमें एक सिंगल वाइंडिंग प्राथमिक और द्वितीय दोनों वाइंडिंग के रूप में कार्य करती है। तो क्या है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी ऑटो ट्रांसफार्मर। 80 में कह रहा है 80 में कि समान वोल्टता पर एसी संचरण लाइन की तुलना में डीसी संचरण लाइन में तापारोधन इंसुलेशन की आवश्यकता कितनी होती है। तो इंसुलेशन की आवश्यकता कितनी होती है, तो ये कम होती है। इनमें से कौन ऊपरी संचरण लाइन में होता है लेकिन भूमिगत केबल में नहीं होता है। तो कौन नहीं होता है, तो ये त्वरित चालक। 82 कह रहा है कि 11 kV तक की वोल्टेज मात्र के लिए ओवरहेड लाइन्स हेतु निम्न में से कौन सा इंसुलेटर प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा इंसुलेटर प्रयुक्त किया जाता है, तो इसमें 3 प्रकार का इंसुलेटर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकेंद्र नहीं है। कौन सा उपकेंद्र नहीं है, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ओवरडोर सब स्टेशन। प्रति संतुलन के लिए पोल लाइनों के सिरे पर एंकर या डाउन गए उपयोग किया जाता है। लाइन कंडक्टरों का खिंचाव सामान्यतया क्या कहलाता है। सामान्यतया यह टर्मिनल गाय कहलाता है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों कि किसी धातु का प्लेट पाइप या अन्य चालक जो विद्युतीय रूप से अर्थ के सामान्य द्रव्यमान से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें जो कहा जाता है ये अर्थ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। भू इलेक्ट्रोड के संदर्भ में कह रहा है कि भू इलेक्ट्रोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोड की लंबाई का व्यास बढ़ाए, एकदम सही। इलेक्ट्रोड के रूप में कई छड़ों का प्रयोग, सही। इलेक्ट्रोड के आसपास की मिट्टी का सल्फेट के साथ उपचार करें, सही। ये तीनों जो है आपका ए बी सी ये तीनों क्या है आपका सही है। एक मोटर चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का। 88 का कह रहा है कि 1200 मीटर तार में 600 ओम प्रतिरोध का 240 मीटर तार के प्रतिरोध की गणना करें। तो यहाँ पे R2 बराबर होता है R1 इंटू L2/L1, यानी कहने का मतलब है कि R1 हो जाएगा 60, L2 हो जाएगा 240 और L1 हो जाएगा 1200। तो देखिए यहाँ पे 60 इंटू 240 बटा 1200, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार में और ये 12 बार में। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। कह रहा है कि भू संक्रमण तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो ये दोष धारा भू संक्रमण तार से होकर प्रभावित होता है। 90 नंबर में कह रहा है
90 नंबर में एक 8 ध्रुव लेप संयोजी डीसी मशीन में 0.3 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध है। यदि वे इसे तरंग संयोजन में पूरा कुंडलित किया जाए तो आर्मेचर प्रतिरोध क्या होगा? तो आर्मेचर प्रतिरोध का होता है 2.4 इंटू 2 यानी कि 4.8 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज शून्य होती है जब बिना किसी लोड के चल रहा होता है? तो बिना किसी लोड के चल रहा होता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीरीज बाउंड जनरेटर। सीरीज बाउंड जनरेटर। यहाँ पे कह रहा है कि यदि 4 ध्रुव डीसी जनरेटर 10 ओम के भार को 20 एम्पीयर की आपूर्ति कर रहा है, यदि आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम और शंट क्षेत्र प्रतिरोध 50 ओम हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करें यदि ब्रश ड्रॉप ब्रश 1 वोल्ट हो। तो यहाँ पे 92 का हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे VL इक्वल टू IL/RL बराबर 10 गुने 20 यानी कि 200 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगर VL/RF बराबर 200/50 है तो ये हो जाएगा आपका 4 एम्पियर। फिर कहेगा कि LA बराबर IL प्लस IF बराबर ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो ये 20 + 4 यानी कि 24 एम्पियर हो जाएगा। तो वहीं आगे कह रहा है कि आगे EB बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये सब को ऐड कर देंगे 200 + 24 इंटू 0.5 + 2 यानी कि सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 214 वोल्ट। 214 वोल्ट देखते हैं आंसर में है कि नहीं है। 214 वोल्ट तो आंसर में हमारा है ऑप्शन नंबर सी में। 93 में हम लोग देखेंगे 93 क्या कह रहा है। तो 93 में कह रहा है कि एक डीसी मोटर 200 वोल्ट 40 एम्पीयर कर्षित करती है और 800 आरपीएम पर चलती है। यदि आर्मेचर और क्षेत्र प्रतिरोध क्रमशः 0.2 ओम 0.1 ओम हो तथा लौ घर्षण हानि 0.5 के भी हो तो मोटर का आउटपुट क्या होगा? तो मोटर का आउटपुट बराबर होता है इनपुट माइनस लॉस होता है। तो लॉस होता है तो यहाँ पे ये बन जाएगा, यहाँ पे VI माइनस IA² RSE माइनस IA² RA माइनस 500 वाट ऐसे होता है। तो इसी प्रकार अगर हम लोग लिखते हैं 200 यहाँ पे 20 वोल्ट दिया हुआ है, 220 वोल्ट गुने 40 माइनस 40 गुने 2 गुने 0.1 इंटू 40 इंटू 2 माइनस 0.2 माइनस 500। इस सभी का हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 782 kV 7.82 kV ऑप्शन नंबर बी। 94 में कह रहा है कि 250 वोल्ट 4 ध्रुव तरंग डीसी मोटर श्रेणी में आर्मेचर में इतना चालक है, इसमें संयुक्त आर्मेचर और श्रेणी इतना है 0.75 और मोटर 40 एम्पीयर की धारा लेती है तो पल्स ईएमएफ की गणना करें। तो पल्स ईएमएफ बराबर होता है इसका
होगा 250 माइनस, देखिए इसका होगा 250 माइनस 40 इंटू 0.75 बराबर में हो जाएगा 250, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 30, यानी कि 220 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यदि डीसी मोटर नो लोड अवस्था में कार्य कर रही हो और उसकी फील्ड वाइंडिंग का परिपथ ओपन हो जाए तो क्या होगा? तो ओपन हो जाएगा तो क्या होगा? मोटर की घूर्णन गति और अधिक हो जाएगी। लग किस पदार्थ के बने होते हैं? लग जो होते हैं वह किस पदार्थ के बने होते हैं? तो ये एल्युमिनियम और कॉपर के बने होते हैं। प्रकाश व्यवस्था उपकरण वाले कह रहा है कि प्रकाश व्यवस्था उपकरण वाले टर्मिनल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, पीतल का। निम्नलिखित में से कार्बन कोडेड प्रतिरोधक में किसका मान 20% सहनशीलता के साथ 10 किलो ओम होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, भूरी, काली, नारंगी और कोई हस्तप्रेरक बैंड नहीं। नीचे दी गई आकृति में कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा? तो कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसमें जो है आपका B2 बल्ब जो है अधिक चमकेगा। 30 ओम प्रतिरोधक वोल्टेज की मान क्या होगी? 30 ओम प्रतिरोधक वोल्टेज की मान क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे 10, 20, 30 दिया हुआ है, तो ये हो जाता है देखिए 120 इंटू 10, 20 प्लस 30 आई होता है, तो 120 ये हो जाएगा 30 30 60, तो ये हो जाएगा आपका 60 आई, यानी कि आई बराबर हो जाएगा 120 बटा 60, यानी कि 2 एम्पियर। और आगे दिया हुआ है 30 ओम के सापेक्ष जो हो जाएगा 30 गुने 2 यानी कि 60 वोल्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।